हमारे साथ जनाब मुनज़्ज़र साहिबा मौजूद है, हमारे साथ फैज़ान शेख मौजूद है, हमारे साथ फातिमा मौजूद है और फातिमा जो है फातिमा आगा स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं और अब से थोड़ी देर बाद हमें माहिर नफ्सियात भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि नफ्सियात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक तो मेरे अस्सलाम वालेकुम दोबारा से ऑन एयर आने के बाद भी, और ये आप लोगों से जानना चाहूँगी मुनज़्ज़र जी कि आपकी ज़िंदगी वैसे शादी के बाद कितनी बदली थी और आपकी शादी से क्या एक्सपेक्टेशन थी? वैसे मज़े की बात है कि मुझे अपनी शादी से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि अरेंज थी तो मैं डरी हुई ज़्यादा थी और मुझे लगता है कि शायद मेरी शादी के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि कोई एक्सपेक्टेशन का लोड ही नहीं, बल्कि मेरे हस्बैंड, कभी मैं फ़ोन भी करती थी ना कि कम से कम जानूँ तो बात तो करके देखूँ बंदा सुनने में कैसा है या तो 1 साल हमारी मंगनी रही और माशाल्लाह हर दफ़ा इतनी बेसुरी बातें करते थे कि मैं फ़ोन बंद करके अपनी दादी से कहती थी ये शादी मैं नहीं कर सकती, ये बंदा मेरी टाइप का ही नहीं है। तो वो कहती थी नहीं नहीं शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। बट सच उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। शुरू में होती हैं मुश्किलात बिकॉज मेरा दिल था कि कोई रोमांटिक सी शादी हो और ऐसे हो वैसे हो, बड़ा जैसे हाँ नहीं मैं बिल्कुल फिल्मी नहीं थी बाय द वे। आज से 10 साल पहले की जिंदगी मेरी बिल्कुल नॉन फिल्मी थी, लेकिन वो एक टिपिकल जैसे टीनेज गर्ल्स का होता है ना कि ओ कोई टूट के प्यार करे और यूं करे और ये, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जब सफ़र शुरू होता है तो वो जो वक्त के साथ साथ आपका प्यार मैच्योर होता है, ग्रो करता है, ये सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंसान की बॉडी में भी सेल्स टूटते हैं और बनते हैं, रिश्ते भी ऐसे ही है कि टूटते बनते बनते फिर वो स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है मेरी शादी में जो एक फैक्टर था वो था ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। वैसे हर जगह ये होनी चाहिए। तूबा ताहिर जी मेंटल हेल्थ एडवोकेट वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तूबा, कम एंड जॉइन आवर डिस्कशन। फैज़ान आप बताएं जनाब, आपकी शादी से पहले शादी से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और शादी के बाद आप कितना बदले? आई थिंक जस्ट लाइक मुनज़्ज़र आपा सेड कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। सो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपको इस पे काम करना चाहिए कि जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उस पर पूरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे। तो मेरी हर लड़के में ये बात नहीं होती वैसे। देखें हाँ ये मतलब ये लड़का ना बहुत अच्छा लड़का है। परवीन आपा बड़ा अच्छा अपना लड़का परवान चढ़ा है। तो क्या कहते हैं कि मतलब आपको ज्यादा ये ख्याल करना चाहिए कि आप किसी की बेटी को घर के लेके आ रहे हैं तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और इस जिम्मेदारी को अगर लोग समझ लें तो बड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना शादी के बाद कुछ चेंज होता है, कुछ भी मेरी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब वैसे का वैसे ही। बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, आई न्यू हर पहले से और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे हाँ, क्योंकि दोस्ती रहना बड़ा जरूरी है। अभी भी वैसी है। एंड आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप है स्पेशली ये वाला, आप देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट व्हिच इज नीडेड। हर दिन जो है ना, हर दिन एक नई बिगिनिंग होता है। में नाराजगियां भी होती हैं, जुड़ भी जाते हैं दोबारा। आई थिंक कि वो एक नाराजगी के बाद जब हम पैच करते हैं तो वो और मजबूत होता है रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमने कुछ रूल सेट किए हुए, हम अभी भी उनको फॉलो करते हैं। 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। वैसे रूल्स अगर में से प्लीज जरा बताने वाले तो हमारे से शेयर भी करें कि ये कौन से रूल्स है ताकि। जैसे एक बड़ा बेसिक रूल था कि वी विल नॉट स्लीप ऑन अ फाइट। हाँ सबसे बेस्ट रूल है। थोड़ा मुश्किल होता है इसको कभी कभी फॉलो करना, लेकिन हम कर लेते हैं। और हमने अभी रिसेंटली हम एक गैदरिंग में बैठे थे, वहाँ सारे कपल्स थे, जब हम वहाँ यही डिस्कशन हो रही थी, हमने कहा तो सबने घूम के देखा है, एक ने कहा अरे हम तो बहुत सोए भाई लड़के, हम तो सो जाते हैं। मैंने कहा उससे ना चीजें एस्केलेट हो जाती हैं। अगर आप दिल में रख के सो जाओ ना, यू नेवर नो हाउ यू विल वेक अप एंड यू माइट गिव इट अ थॉट एंड माइट गो इन द नेगेटिव साइड। बेहतर ये कि रिजॉल्व इट। अच्छा ये तुमने बहुत मजे की बात की। और हमारे एंड पे हमारी शादी मैरिड लाइफ में ये होता है कि अगर हम नाराज हुए ना, लेट्स से हम उसको टाइम देते हैं डिसॉल्व होने का, टू फेड आउट। हाँ ये भी होता है। और आप थोड़ा वेट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो, या मैं आइस ब्रेक करूंगी या वो आइस ब्रेक करेंगे। हाँ, that's good. तो एंड सेइंग सॉरी टू ईच अदर इज लाइक वन रूल कि अगर मेरी गलती है तो मैं अच्छा सॉरी ना, चले आए मैं आपको नाश्ता बना के दूं, या वो कुछ कहेंगे अच्छा चलो आओ आउटिंग पे चलते हैं या कुछ इस तरह से। तो थोड़ा कभी कभार होता है कि एकदम से झूठा पैचअप करने के बजाय हम कहते कि चलो ओके इसको थोड़ा टाइम दे दो, तो हमारे केस में वो चल जाता है। लेकिन देखिए सॉरी कहना बड़ा जरूरी है। यूजुअली बहुत सारी खवातीन कह रही होती है, बंदे जो होते हैं ना फिर वो खुद ही
वो कहते हैं हमने बात करी तो ये सॉरी तो था। अक्सर बंदे ऐसे भी होते हैं। आप मुझे बताएं फातिमा, आपकी, क्योंकि आपने बताया भी कि आपकी जब शादी थी आप बहुत छोटी थी और आपके हिजाब का एक मसला था स्कूल में, और उसके बाद आपके जो हस्बैंड और आपके ससुर ने कहा कि नहीं जी हम इस हवाले से स्कूल में बात करेंगे कि ये हिजाब पे इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो ऑफ कोर्स बड़ी यंग थी, तो उस एक यंग फातिमा में शादी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थी, और शादी के बाद कितनी फिर फातिमा ने कहा कि नहीं हर चीज़ ऐसी नहीं होती? आई थिंक बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, हम लोग बहुत दफ़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से लेके आगे बढ़ते हैं, बट हर घर अलग होता है, हर कल्चर अलग होता है। बट मेरी मंगनी 2 साल रही एंड आई हैड द बेस्ट टाइम, वी गॉट टू नो ईच अदर। हमारी फैमिली में इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आप मिलें, बात करें और एक दूसरे को समझें। तो आई थिंक कि उसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, दोनों ने एक दूसरे के घरों को देखा, माहौल को, क्योंकि बाहर तो क्या होता है कि जब आप एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, डेट कर रहे होते हैं, जो भी होता है, द फैमिली इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट मिंगलिंग, यू नो। बट हमारे यहाँ जब हम दावतों पे, ईदों पे मिलते हैं, यू नो, शादियों में लेके जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि ये घर में माहौल कैसा है, किस किस्म के लोग हैं। तो आप उस तरह से अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा बिल्ड करने लगते हैं। तो आई थिंक कि मेरी नज़र में पहले से जानना, बात कर लेना, पसंद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फैज़ान ने कहा था यू नीड टू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि शादी में बहुत ऊंच नीच आते हैं, देयर आर सो मेनी एब एंड फ्लोज, एंड आई थिंक एज वी गेट टू नो आवरसेल्व्स, हमारे जो लेयर्स शेड हो रहे होते हैं अपने आप से, सेल्फ अवेयरनेस के, तो उसी के साथ साथ भी तो दूसरा बंदा आपको भी पहचान रहा होता है। द मोर यू आर लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, द मोर यू आर लर्निंग अबाउट ईच अदर। तो आई थिंक विद टाइम जो चीज़ें आपको जोड़ के रखती हैं वो आपकी इनिशियल मेमोरीज होती हैं, जो आपकी इनिशियल कनेक्शंस होते हैं, जो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ वैसे वाले बन जाओ जल्दी से, यू नो, आई एम मिसिंग दैट वन, यू नो, क्यों इतने ग्रम्पी हो रहे हो, एंड देन वी कैन, यू नो, बिकॉज दोज आर फीलिंग्स एंड मेमोरीज दैट स्टे विद यू फॉर लाइफ, बिकॉज दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो आई थिंक कि जाहिर है कि हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हो इनिशियली आपका एक अच्छा टाइम गुजरे तो वो आपकी बॉन्डिंग के लिए बहुत अहम होता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं, खुशी नहीं होती, वहाँ पर मैंने बहुत डिप्रेशन के केसेस देखे। हाँ, वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कि यहाँ पे पेरेंट्स को देखना चाहिए। मैं इससे पहले कि हम 2 रूल्स हमने यहीं से देख लिया ना, कि एक तो ये कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरी बात ये थोड़ी अनायती नहीं होनी चाहिए, आपको सॉरी कह देना चाहिए। लेकिन वाकई बहुत सारे रिश्तों में देख रहे होते हैं जब रिश्ते तय होते हैं और शादी की मेन इवेंट से पहले अगर लड़का या लड़की उनमें से कोई एक भी कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे नहीं वाइब्स आ रही, मेरा दिल नहीं मान रहा, तो व्हाट शुड वी डू? ये सबसे मेरा सवाल है, बट पहले आपसे पूछूं। बट लाइक यूजुअली इस्लामिकली इट्स आल्सो सेड कि जब हम 3 दफ़ा कहते हैं तो वो हम यही इजाज़त है, ये कंसेंट है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा। सो वी नीड टू ऑनर दैट। बट ऑल्सो जब शादी हो रही होती है तो दोनों लोग इतने ज़्यादा इमोशन से गुजर रहे होते हैं, राइट? सो देयर इज लॉट ऑफ तैयारी एंड लॉट ऑफ chaos दैट्स हैपनिंग। सो ऑल्सो हैविंग दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि कोई बंदा ईजी करा दे। बहुत दफ़ा वो सेंसिटिव टाइम इतना होता है कि किसी जोड़े पे लड़ाई होगी, किसी ज्वेलरी पे लड़ाई होगी, वो बहुत ज़्यादा, तो कोई आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो इजी कराए कि डोंट वरी हो जाएगा। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को नहीं वाइब्स आ रही हैं तो वो ये नोट करे कि वो उसकी इमोशनल कैफियत की वजह से या वाकई कोई रेड फ्लैग्स हैं जो वो इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, ये रेड फ्लैग्स भी देखना ज़रूरी होते हैं ना। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि वाई डू द, उर्दू में जाते क्यों लड़का या लड़की आखिरी मोमेंट का इंतजार करे ना करने के लिए? अगर नहीं वाइब आ रही, नहीं लग रहा कि बनेगी, तो वक्त पे पहले इनकार कर दे, बजाय इसके माँ बाप का पैसा डबोएं और एंड लास्ट मोमेंट पे कहें कि नहीं करनी शादी। बहुत सारी जगहों पे ना ये जो लड़के होते हैं ये माँ बाप को बता, या लड़कियां भी जो भी होती हैं वो माँ बाप को बता रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं, ओ हो तो मैं भी डर लग रहा है, तो मैं भी डर लग रहा है, नहीं कुछ नहीं होता। हाँ, उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। और उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसी शादियां देखी हैं। मेरी कज़न की शादी थी तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी। मेरी कज़न बहुत खूबसूरत थी, जो लड़का था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो बस लेकिन ना हमें कुछ ऑफ सा लग रहा था कि कुछ चीज़ प्रॉब्लम लग रही है।
तो बारात वाले दिन भी जो लड़का था वो बारात थोड़ी सी लेट आई, मेहंदी भी थोड़ी सी लेट आई, समझ नहीं आई थी। और वलीमे पे वो जो लड़का था वो स्टेज पे यहाँ बैठे, अब वो वॉक करी जाए वॉक करी जाए वॉक करी जाए, तो हमें भी वो कि क्या ऐसी चीज़ हो गई है। तो बाद में पता चला कि जी उस लड़के ने मेहंदी वाले दिन कहा कि मुझे नहीं करनी शादी, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन घर वाले उसको मना मुनू के लेकर आए, लेट हो गए। और उसके बाद बारात वाले दिन, लेकिन शादी वो ख़त्म हो गई 1 साल बाद, लेकिन वो जो लड़की पे एक स्टैंप लग गई कि जी हाँ इसकी तो शादी हुई थी, अब माशाल्लाह शी इज हैप्पीली मैरिड, बच्चे भी हैं, लेकिन और उस बंदे ने अभी भी शादी नहीं की। लेकिन वो मेरे ख्याल से माँ बाप को सुन लेना चाहिए। तो ये जरूर होता है कि एक तमाशा फैमिली में बनता है कि भी क्या हो गया शायद। आई रियली अग्री विद यू एक्चुअली। आपने पहले पूछा ये सवाल कि दिल नहीं मान रहा। हाँ। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि हम लोग ना जब शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढते हैं तो जनरली ये आइडिया होता है कि एक चेकलिस्ट है and I want these things. But the checklist cannot tell you whether, like you use the word vibe, कि आपके दिल में वो बंदा उतरा है कि नहीं। और उसकी सबसे अच्छी इंडिकेशन ये होती है कि उस बंदे के बारे में सोचने से या उसके बारे में उससे मिलने की एक आपको एक्साइटमेंट फील हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ही दफ़ा आप देखें कि जो जिन लोगों की शादी होती है वो बात सुन के उस बंदे का नाम जहा जाते हैं एकदम से। और हम एज पेरेंट्स बहुत सी, हमने भी घर में केसेस देखे जहाँ पर पेरेंट्स को ये खदशा होता है कि कहीं ये मना ना कर दे, कहीं ये खुश नहीं है तो जाओ बेटा मिलो, बात कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, तो वो पुश कर रहे होते हैं। तो जो आपने लास्ट मिनट की बात की ना, वो लास्ट मिनट कोई बंदा चूज नहीं करेगा कभी भी कि वो इतनी एम्बेरसमेंट से गुजरे या पेरेंट्स को इतनी तकलीफ दे। बच्चे आमतौर पर बहुत नर्वस होते हैं, वो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स को अपसेट या डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। लेकिन जब वो आखिरी डोर होती है ना कि अब इसके बाद आई एम क्रॉसिंग ओवर द थ्रेशोल्ड, तो वहाँ पे जो उनका डिसीजन पावर होता है वो उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो वैसे तो हमारी लाइफ में मेल फीमेल अब तो इन्वायरमेंट में दोस्त भी होते हैं, कॉलीग्स भी होते हैं, पीयर्स भी होते हैं, मेंटोर्स भी होते हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो एक शौहर और बीवी के रिश्ते को एक मखसूस रिश्ते को बनाती है? वो एक दिल की एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन होती है, जिसको बहुत सी दफ़ा अगर लड़की ने लड़के को देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? और जहाँ तक इस्लामिक ट्रेडिशन की बात है तो देखें, हमारे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया ना, कि उनको एक खातून ने प्रपोज किया और दिल आ गया इसलिए प्रपोज किया, और दिल इसलिए आ गया क्योंकि उनकी खुसूसियात ऐसी थी, उनके अंदर क्वालिटीज ऐसी थी। थोड़ा वक्त गुजरा, टाइम बीता, तो उन्होंने इस चीज़ को नोट किया कि ये ऑनेस्ट हैं, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये ट्रेड को किस तरह से हैंडल करते हैं। आप देखिए हदीसों में भी आता है ना कि अगर किसी बंदे को परखना है तो 2-3 चीज़ों से परखें। हाँ, या सफर करें या उसकी तिजारत करें। पैसों का लेन हाँ, हजरत अली का कॉल है कि आप किसी शख्स को जानना चाहते हैं तो 2 चीजें। तो जब हम एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ के लिए हम लोगों को परखते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उसकी वाइब चेक करते हैं, पार्टनरशिप हो रही है बिजनेस की तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है आपको। हाँ। हमें तो फिर ये तो जिंदगी का सबसे अहम पार्टनरशिप है ना। यहाँ पे तो आपको कमरा भी साथ शेयर करना है, बाथरूम भी साथ शेयर करना है, यानी इतनी इंटीमेट लेवल पे आपको एक बंदे के साथ लाइफ गुजारनी है, तो वहाँ पर कराहट ना हो, वहाँ पर कोई किस्म की एक उलझन ना हो, कम्युनिकेशन में ईज हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में तो वैसे हमारा हिंदू कल्चर भी बहुत आ गया है जो इस्लामिक नहीं है, बिकॉज अगर इस्लामिक देखें तो हम तो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारी शादियों में, और उसके अंदर हम तो बस माँ बाप की खुश करने के लिए और प्लीज करने के लिए रिश्तों को बहुत सी दफ़ा यस कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, निभाना होगा।